स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गीतास कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स में। आज डीएसएसबी फीमेल पीजीटी कॉमर्स जुलाई 2018 के क्वेश्चन पेपर की 9वीं वीडियो है। इससे पहले हम 8 वीडियोस कर चुके हैं इस वाले पेपर की। टोटल क्वेश्चन है इसमें 180 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चन सीरीज़ के साथ ही वाला क्वेश्चन पेपर चला हुआ है। तो आज ये 9वीं वीडियो है। तो आज की वीडियो देखने से पहले आप पीछे वाली वीडियोज़ को भी देख लीजिए ताकि पूरा पेपर आपका कवर अप हो सके। और अगर आप इंटरेस्टेड है एस्टेट के क्वेश्चंस में भी, एस्टेट वाले क्वेश्चन पेपर में भी, तो आप चैनल पे विजिट करिए। अगर आप नए हैं तो आपको बताना चाहूँगी, जो रेगुलर सब्सक्राइबर है उन्हें तो पता ही है, हमने एस्टेट के सारे क्वेश्चन पेपर 5 क्वेश्चन सीरीज़ के साथ किए हैं। और हमने एक वीडियो में 5 एस्टेट के पेपर और एक केवीएस का पेपर भी किया है। तो आप पीछे वाली वीडियोज़ को देखिए, बहुत ही हेल्प करने वाली हैं आपकी सारी वीडियोज़ आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज का क्वेश्चन पेपर करते हैं स्टार्ट। आज का 121 क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और आज की 9वीं वीडियो में हम सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले शायद किसी वीडियो में इतने न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आए हैं। और अगर आपको ये सारे जो डीएसएसबी का क्वेश्चन पेपर है, अगर ये भी मेरे हैंड रिटन नोट्स के साथ चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। एस्टेट वाले क्वेश्चंस हैं जो, उन सभी के नोट्स टेलीग्राम चैनल पे दिए जा चुके हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है गीतास कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स। आप वहाँ पे जाके सारे जितने भी नोट्स हैं आप देख सकते हैं। और डीएसएसबी के नोट्स के लिए आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। आज का क्वेश्चन है, द रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट इज़ 20% ऑन सेल्स। सेल के ऊपर ग्रोस प्रॉफिट है 20% एंड द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 1 लाख रुपीज़। ठीक है, लागत आई है माल की 1 लाख रुपए की और ग्रोस प्रॉफिट जो है वो डिसाइड किया गया है सेल्स के ऊपर 20% के। सेल जो है उसका 20%। द अमाउंट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट विल बी, तो ग्रोस प्रॉफिट की अमाउंट कैसे होगी? देखिए आंसर आ जाएगा 25,000। कैसे आएगा वो करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम सेल को ही यहाँ पे मान लेते हैं, क्योंकि जिस भी चीज़ के ऊपर परसेंटेज दिया गया है उसी को ही मानना होता है। अगर कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज दे रखी होती ग्रोस प्रॉफिट की तो हम कॉस्ट को मान लेते। अभी सेल के ऊपर दी गई तो सेल को मान लेंगे। लेट सेल इज इक्वल टू 100, देन ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू, ग्रोस प्रॉफिट है 20% ऑन सेल्स। तो अगर सेल्स 100 है तो ग्रोस प्रॉफिट आ गया 20। तो अभी कॉस्ट कितनी आ जाएगी? ठीक है, एक चीज़ बेचिए 100 रुपये में 20 का प्रॉफिट कमा के, तो उसकी कॉस्ट कितनी है? 80 रुपये की। ठीक है, लेकिन गिवन कॉस्ट कितनी है? 1 लाख रुपीज़ की। तो ये मैंने अपनी वीडियोज़ में बहुत बार बताया है कि जिस भी चीज़ की 2 वैल्यूज़ गिवन है ना, उसको हम इक्वेशन में आगे रख लेंगे और जो चीज़ निकालें उसको हम पीछे। यहाँ कॉस्ट 80 रुपीज़ और गिवन कॉस्ट है 1 लाख। तो कॉस्ट की 2 वैल्यूज़ गिवन है, इसको हम इक्वेशन में आगे रखेंगे कि अगर कॉस्ट 80 रुपीज़ है तो हमारी ग्रोस प्रॉफिट 20, और अगर कॉस्ट 1 रुपये है तो 20/80। और इसको जब ऐसे फर्दर सोल्व करेंगे, अगर कॉस्ट 1 लाख रुपए की है तो हमारा जीपी यानी कि ग्रोस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, ये आ गया 25,000। और हमने 25,000 वाले ऑप्शन के ऊपर ही टिक भी किया है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑर्गेनाइजेशंस आर मेड अप ऑफ पीपल। जो भी संगठन है ना वो किससे मिलकर बने हुए थे? लोगों से। एंड द सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट लाइज इन इट्स डीलिंग्स विद दीज पीपल। और एक मैनेजमेंट की सफलता ना किस बात पर निर्भर करती है कि वो इन लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है, कैसे डील कर रही है। दिस इज़ द फंडामेंटल ऑफ द, ये किसका मतलब आधार है? कौन सी अप्रोच का ये आधार है? ये वाली अप्रोच। अभी इसी क्वेश्चन पेपर में 3 बार रिपीट हुआ ये वाला क्वेश्चन। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हुआ है। ये जितनी भी अप्रोच है ना, हम इन सभी अप्रोचेस को क्वेश्चन नंबर 62 में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे अब नहीं करेंगे। ये सारी इंडस्ट्रियल रिलेशन की अप्रोचेस हैं। कितनी अप्रोचेस हैं और किस किस ने दी हैं और इस पेपर में कितनी अप्रोचेस आई है, सारी क्वेश्चन नंबर 62 में हमने डिस्कस करी हैं। तो जो भी अप्रोचेस को ऐसे फुली डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हैं वो 62 क्वेश्चन वाली वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। हर वीडियो के टाइटल में स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन नंबर डाले गए हैं ताकि आप लोगों को कोई दुविधा ना हो वीडियोस को ढूंढने में। ठीक है, और प्लेलिस्ट में जाके आप आराम से सभी वीडियोस को देख सकते हैं, किस भी पेपर की कोई भी वीडियो। एक बार 59 क्वेश्चन और 78 क्वेश्चन को दोबारा से हम नज़र डाल दें कि किस तरह से ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को वहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, 59 क्वेश्चन में पूछा गया, विच अमंग द फॉलोइंग गिव द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशन। ह्यूमन रिलेशन की कंसेप्ट दी किसने? एल्टन मेयो ने दी है। एल्टन मेयो के बारे में भी हमने फुली डिटेल में पढ़ा था, तो 59 क्वेश्चन वाली वीडियो में जाके आप दोबारा से पढ़ सकते हैं इसको। 78 क्वेश्चन में पूछा गया, हार्थन स्टडीज इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ विच स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की कौन सी स्थिति से संबंधित है हार्थन प्रयोग? ये थे ह्यूमन रिलेशंस से। और ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में भी
ह्यूमन की और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात कही गई है। तो इस तरह से देखिए हमने इसी पेपर के तीनों ही क्वेश्चन, और हाँ पेपर पूरा करने के बाद एक बार डिस्कस जरूर करेंगे कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, या सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन रिपीट हुए वो कौन कौन से टॉपिक से हुए हैं। तो आगे वाली वीडियो को देखने से पहले अपने पीछे वाली नॉलेज को भी आप रिफ्रेश करते रहिए, पीछे वाली वीडियोज़ को भी लगातार देखते रहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 123 क्वेश्चन। 123 क्वेश्चन फिर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ए फर्म हैड ए कैपिटल बैलेंस ऑफ ₹1 लाख एट द बिगिनिंग ऑफ ए ईयर। एक साल के शुरू में कैपिटल बैलेंस, जो हमारी ओपनिंग कैपिटल है, वो 1 लाख रुपए की। एट द एंड ऑफ द ईयर द फर्म हैड टोटल एसेट्स ऑफ ₹150, 1,50,000 एंड द टोटल लायबिलिटीज ऑफ ₹70,000, 70,000। फर्म की एसेट है एंड पे ये 1.5 लाख रुपए की और लायबिलिटीज है 70,000 रुपये की। और अगर निकाला गया इफ द टोटल विड्रॉल्स ड्यूरिंग द पीरियड वर ₹30,000, ड्राइंग से 30,000 की, तो व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर द ईयर। तो साल के लिए नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैसे निकलेगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा 10,000 प्रॉफिट। कैसे आएगा, कि हमारे पास फॉर्मूला चलता है ये, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को प्लस करेंगे और अगर हम ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दें, ठीक है, या फिर एडिशनल कैपिटल को भी माइनस कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, क्वेश्चन में जो जो गिवन है वो हम लेते चले जाएंगे। क्लोजिंग कैपिटल ले रखिए सबसे पहले। क्लोजिंग कैपिटल कैसे आएगी, एसेट माइनस लायबिलिटीज करके 80,000 की, उसके अंदर ड्रॉइंग्स को प्लस कर देंगे 1,10,000 और माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल को, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया 10,000। प्लस का बैलेंस आया तो इट मीन्स की प्रॉफिट आया है 10,000 का प्रॉफिट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 क्वेश्चन। ए कंपनी यूजेज स्ट्रेट लाइन मेथड। कैसे, तो डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड है डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के, लेकिन सिलेबस में 2 ही दिखाए गए हैं, स्ट्रेट लाइन और रिटर्न ऑफ मेथड। तो कह रहे हैं कि अगर एक कंपनी यूज़ करती है स्ट्रेट लाइन मेथड को डेप्रिसिएशन लगाने के लिए अपने इक्विपमेंट के ऊपर, जिसकी कॉस्ट है 28,000, एक इक्विपमेंट की कॉस्ट है 28,000 और स्ट्रेट लाइन मेथड से कंपनी डेप्रिसिएशन कर रही है, चार्ज कर रही है, और जो ये इक्विपमेंट है ना, इसकी सेल्वेज वैल्यू, इनकी स्क्रैप वैल्यू, अवशेष मूल्य है 3,000 रुपये का, और हैज़ ए 5 ईयर यूजफुल लाइफ, हैज़ ए 5 ईयर, 5 साल का उपयोगी जीवन इसका निर्धारित किया गया है। व्हाट विल बी द बुक वैल्यू ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। तीसरे साल के एंड में फर्म की इस एसेट की बुक वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्या होगी, ये हो जाएगी 13,000। कैसे आएगी, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन होता है, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से हम डेप्रिसिएशन को चार्ज कर रहे हैं तो वहाँ पे एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ द मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। कॉस्ट ऑफ द मशीन क्वेश्चन के अंदर गिवन है 28,000 की, स्क्रैप वैल्यू 3,000 की, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 5 ईयर्स की। 28 माइनस 3 25, 25 बाई 5,000 डेप्रिसिएशन आ गया एनुअल डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब इन्होंने पूछा कि तीसरे साल के एंड में कितना होगा मशीनरी का मूल्य। तो अभी फर्स्ट ईयर में मशीनरी है हमारे पास 28,000 की, फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया, चार्ज किया 5,000 का, 23,000 की हमारे पास बुक वैल्यू आ गई है मशीनरी की। दूसरे साल में डेप्रिसिएशन चार्ज किया 5,000 का, तो तीसरे साल के स्टार्टिंग में बुक वैल्यू है 18,000 की, और तीसरे साल भी 5,000 का अगर हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर देते हैं, चार्ज कर देते हैं, तो हमारे पास 13,000 की बुक वैल्यू आ जाएगी। और यही पूछा गया कि तीसरे साल के एंड पे बुक वैल्यू कितनी होगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 13,000। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कहने का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल दोनों ही मिक्सअप किए गए हैं यहाँ पे। ये इफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ 50 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट ₹10 ईच। फर्म के पास ओपनिंग स्टॉक है 50 यूनिट का, ठीक है, और वो कितने पे वैल्यूएशन किया गया कि वो 10 रुपये 1 यूनिट के हैं, एंड द एवरेज यूनिट कॉस्ट ऑफ 500 यूनिट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड इज ₹8.90। क्या साल के दौरान जितना उत्पादन हुआ 500 यूनिट्स का उत्पादन किया गया है, और उसका जो रेट डिसाइड किया गया वो है ₹8.90। तो कह रहे हैं विच मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन गिव्स ए क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू ऑफ ₹9 पर यूनिट। तो इन सारे मेथड में से कौन सा ऐसा मेथड है जो क्लोजिंग स्टॉक को 9 रुपये बताएगा। ठीक है, देखिए मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट में जो फॉर्मूला लगते हैं उसमें ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों चाहिए होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो ये नहीं लगेगा। फीफो अगर हम लगाते हैं, फीफो में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो ओपनिंग स्टॉक है उसको पहले निकालते और जो बाद में प्रोड्यूस करा उसको बाद में, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आता है 8.90, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। और ये एब्जॉर्प्शन कॉस्ट बेस्ड ऑन नॉर्मल एक्टिविटी, ये भी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर आ जाएगा वेटेड एवरेज। और वेटेड एवरेज से ₹9 कैसे आएगा उसको सोल्व करके दिखाया हुआ है।
देखिए वेटेड एवरेज मेथड में इन्वेंट्री को कैसे हम यहाँ पे वैल्यूएशन करेंगे, फॉर्मूला लगेगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी कि वो माल जो सेल के लिए अवेलेबल है उसकी लागत क्या है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना है टोटल, हमारे पास 50 यूनिट्स स्टार्टिंग में था और 500 का प्रोडक्शन हुआ है, तो टोटल कितना आ जाएगा, देखो 50 यूनिट्स थी, कॉस्ट पर यूनिट थी 10 रुपीज़, 500 का, तो ये टोटल कॉस्ट इसकी आ गई है। और 500 जो प्रोड्यूस करी थी यूनिट्स उसको जब यहाँ पे वैल्यूएशन किया गया था 8 रुपये 90 पैसे पे, तो यहाँ इसकी कॉस्ट आ गया 4450, टोटल कॉस्ट हो गया हमारी 4950, और डिवाइडेड बाय हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिवाइड बाय किससे करना है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट से। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी आ जाएगी, 550 से करेंगे तो हमारा 9 रुपये आ गया। और ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि 9 रुपये किससे आएगा, ये वेटेड एवरेज से आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, उन माल और सेवाओं का मूल्य सोल्ड बाय वन मेंबर ऑफ ए कॉर्पोरेट फैमिली टू अनदर, व्यापार जगत है ना, जो उसके एक मेंबर से दूसरे मेंबर को जो गुड्स एंड सर्विसेज दी गई हैं उसका मूल्य कौन सा मूल्य कहलाता है। या फिर कह सकते हैं कि सच एज फ्रॉम ए पेरेंट टू इट्स सब्सिडरी, या कह सकते हैं कि पेरेंट ने सब्सिडरी को दिया है, ठीक है, एक पेरेंट फर्म ने सब्सिडरी फर्म को दिया है इन ए फॉरेन कंट्री में दिया है, तो वो वाला प्राइस क्या होगा, वो वाला प्राइस को क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा ट्रांसफ़र प्राइस। अब ये सारे प्राइस होते कौन से हैं, पहले ट्रांसफ़र प्राइस को क्या देख लीजिए ढंग से, कॉर्पोरेट फैमिली के एक मेंबर ने दूसरे मेंबर को, या एक पेरेंट फर्म ने एक सब्सिडरी फर्म को दिया है फॉरेन कंट्री में, तो ये हो जाएगा ट्रांसफ़र प्राइस। सबसे पहले देखते हैं अपना इंपोर्ट प्राइस क्या होता है। देखिए इंपोर्ट तो सभी को पता ही होगा क्या होता है, ठीक है, फॉरेन कंट्री से अपने कंट्री में अगर हम माल मंगवाते हैं तो वो हो जाता है इंपोर्ट करना। तो द प्राइस दैट ए परचेज़र, ठीक है, इंडियन कंपनी, मान लो हम इंडिया में रह रहे हैं, इंडियन कंपनी है, तो इंडियन कंपनी ने अगर बाहर से कोई माल मंगाया है तो परचेज़र कौन है, इंडियन कंपनी, पेज और कैन एक्सपेक्ट टू पे फॉर इम्पोर्टेड गुड्स, यानी कि जो इम्पोर्टेड गुड्स है जो बाहर से माल आया है उसके लिए जो भी पे किया जाएगा वो क्या हो जाएगा, इम्पोर्ट प्राइस। और एक्सपोर्ट किया जाएगा, जो एक इंडियन कंपनी फॉरेन कंट्री में अपना माल भेज रही है तो वहाँ पे जो प्राइस डिसाइड होगा वो एक्सपोर्ट प्राइस हो जाएगा। प्राइस फिक्स्ड फॉर द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विच द एक्सपोर्टर इंटेंड्स टू सेल इन द ओवरसीज मार्केट, समुद्र पार मार्केट जो है, इनके एक फॉरेन मार्केट में अगर वो अपना माल बेच रहा है तो वो वहाँ पे जो प्राइस डिसाइड होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट प्राइस। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन हो गए खत्म। ट्रांसफर प्राइस का आंसर था। अब बच गया आर्म लेंथ प्राइस क्या होता है। देखिए आर्म लेंथ प्राइस कौन से ट्रांजैक्शन में ये यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन ये बन के आ सकता है कि कैसी ट्रांजैक्शन जिसमें बायर और सेलर क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली एंड हैव नो रिलेशनशिप टू ईच अदर। एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें बायर और सेलर के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है और वो जो एक्ट कर रहे हैं ना वो इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, किसी के दबाव में आकर नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो प्राइस डिसाइड किया जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो जाएगा आर्म लेंथ प्राइस। ठीक है, अब मेन इंग्रेडिएंट्स कौन से थे ये तीन बातें आप ध्यान में रख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बन के आ सकता है कि आर्म लेंथ प्राइस जो है वो यहाँ उसके लिए तीन ये मुख्य बातें होनी जरूरी है। सबसे पहला जो प्राइस है वो शुड बी अप्लाइड, लागू भी किया जाना चाहिए। दूसरा ट्रांजैक्शन विल बी बिटवीन टू अनरिलेटेड पर्सन, जो दो अनरिलेटेड पर्सन हैं, इनकी एक बायर और एक सेलर, वो दोनों अनरिलेटेड है, उनके बीच में कोई भी संबंध नहीं है और वो दोनों जो भी उनके बीच में लेन देन हो रहा है ना उसको करने के इच्छुक है। ठीक है, विलिंग पर्सनस होने चाहिए दोनों। द ट्रांजेक्शन शुड बी इन अनकंट्रोल्ड कंडीशंस, और कंडीशंस के ऊपर उनमें से किसी का भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। कंडीशंस कैसे होनी चाहिए, अनकंट्रोल्ड कंडीशन होनी चाहिए। तो इस सिचुएशन में जो प्राइस डिसाइड किया जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर्म लेंथ प्राइस हो जाएगा। आर्म लेंथ प्राइस को कंप्यूटेशन करने के 5 मेथड होते हैं। कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, ये याद करना आसान है क्योंकि यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स में तीसरे नंबर पे आया था अनकंट्रोल्ड कंडीशंस, तो यहाँ से प्राइस मेथड निकल गया अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। दूसरा रीसेल प्राइस मेथड, रीसेल प्राइस मेथड से भी हम अपना कंप्यूट कर सकते हैं आर्म लेंथ प्राइस को। कॉस्ट प्लस मेथड, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड या फिर ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड, ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड। ठीक है, ये पांचों मेथड जो है पूछे जा सकते हैं आर्म लेंथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है तीसरी बार। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ गेटिंग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब। एक जॉब के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना क्या कहलाता है, जॉब डिज़ाइन करना कहलाता है, नहीं, जॉब एनालिसिस करना कहलाता है।
वर्क स्टडी नहीं आएगा इसका आंसर, और वर्क फ्लो एनालिसिस भी नहीं आएगा। अब सेम टॉपिक से क्वेश्चन नंबर 47 और 71 एक बार देखते हैं क्या है क्वेश्चन। वो द क्वेश्चन है द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय जॉब एनालिसिस इज यूज्ड फॉर राइटिंग। एक जॉब के बारे में फुल टू डिटेल इकट्ठी करना, वो क्या कहलाता है? जॉब एनालिसिस। अब जॉब एनालिसिस से जॉब ने फुल टू डिटेल इकट्ठी करी है, वो किस लिए काम आती है? वो आती है जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए। क्या जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए काम आती है। और जॉब एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन एस्टेट 2018 में भी आया, वो भी देखेंगे। पहले इसी पेपर का 71 क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट कवर्ड बाय जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस कौन से एस्पेक्ट को कवर नहीं करता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल को। परफॉर्मेंस अप्रेजल के भी 3-4 क्वेश्चन आए हैं इस पेपर में। अब ये किस किस को कवर करता है? जॉब डिस्क्रिप्शन को, जॉब स्पेसिफिकेशन को और वर्किंग कंडीशंस को। ठीक है, और एस्टेट 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें इन सभी बातों के बारे में फुल टू डिटेल से समझाया गया है। जॉब एनालिसिस क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जॉब स्पेसिफिकेशंस क्या होता है। तो अगर आपको इन सब के बारे में जानना है तो आप एस्टेट वाली वीडियो पे जा सकते हैं। एक बार क्वेश्चन जरूर देखेंगे एस्टेट वाला भी। क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन यहाँ नीचे ही लिखा गया है कि द सिस्टमेटिक कलेक्शन, इवैल्यूएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब। जॉब के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना क्या कहलाता है? जॉब एनालिसिस करना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द 3 कॉलम कैश बुक इज ट्रू। ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक हम सब ने पढ़ी है, उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है वो हमें छांटनी है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन ही ठीक है। द बैंक कॉलम कैन हैव आइदर ए डेबिट और ए क्रेडिट बैलेंस। कि 2 तरह के बैलेंस चलते हैं इसमें, कैश का और बैंक का। कैश का बैलेंस हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है, कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होता है। ये भी इसके एक ऑप्शन में दिया गया है। तो जो ठीक है वो यही है कि बैंक कॉलम के दोनों बैलेंस हो सकते हैं, डेबिट भी और क्रेडिट भी। अगर डेबिट होगा तो बैंक बैलेंस आ जाएगा, और अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो बैंक ओवरड्राफ्ट निकल जाएगा बैलेंस में। अब जो गलत है वो देखते हैं कि वो गलत क्यों है। फर्स्ट बोला कि द डिस्काउंट कॉलम टोटल्स शुड बी द सेम टू अनेबल बैलेंसिंग ऑफ। सेम होना चाहिए, डिस्काउंट कॉलम का बैलेंस नहीं होता। जरूरी नहीं है कि फर्म ने जितना डिस्काउंट दिया हो उतना उसे मिला भी हो, तो ये ऑप्शन इसलिए गलत हो गया। अगला ऑप्शन था द फोलियो कॉलम रिप्रेजेंट्स द 3rd कॉलम ऑफ द कैश बुक। नो, कैश बुक का 3rd कॉलम वाउचर नंबर होता है, ये फोलियो कॉलम जो है 4th कॉलम होता है। देखिए 7 कॉलम होते हैं कैश बुक में अपनी में, 7 कॉलम डेबिट में ही और 7 कॉलम क्रेडिट में। अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि टोटल कितने कॉलम होते हैं तो 14 पे टिक कर देंगे। और डेबिट में कितने होते हैं तो 7, क्रेडिट में कितने होते हैं 7। कौन कौन से? डेट, पर्टिकुलर्स का डिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो को PR यानी कि पोस्टिंग रेफरेंस बोला जाता है, डिस्काउंट, कैश और बैंक। या टोटल करके हमारे 7 हो गए। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। कहता है 3rd कॉलम होता है, नहीं, ये 3rd नहीं होता, 4th होता है। और नेक्स्ट ऑप्शन है इट इज़ अलाउएबल फॉर द कैश कॉलम टू हैव ए क्रेडिट बैलेंस एट द एंड ऑफ द पीरियड। नहीं, ये कह रहे कैश बैलेंस का कैश कॉलम का क्रेडिट बैलेंस भी होता है, नहीं होता है। क्योंकि जितना कैश हाथ में होगा उतना ही कैश हम खर्च कर सकते हैं। मान लो कि कैश बच गया है 1000 रुपये, पेमेंट करनी आ गई 20,000 रुपये की, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले 19,000 को कि बैंक में से निकलवाएंगे, कैश बुक के डेबिट बैलेंस में डालेंगे, डेबिट साइड में आएगा वो बैलेंस, और फिर उसके बाद हम उसको पेमेंट कर सकेंगे। तो अगर कभी भी ऐसा हो जाता है कि हमारी पेमेंट ज़्यादा हो जाए हमारे बैलेंस से, तो पहले डेबिट बैलेंस में अमाउंट आएगी कैश की, उसके बाद ही उसको पेमेंट किया जाएगा। तो ये हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है कैश का। और ये आगे भी फर्दर पूछा जा सकता है, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया कैश बुक का तो आगे भी पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 क्वेश्चन। ए डेबिट विल cause द बैलेंस इन ए लाइबिलिटी अकाउंट टू। एक लाइबिलिटी अकाउंट है, लाइबिलिटी अकाउंट का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, और एसेट जितनी भी होती है उसका होता है डेबिट बैलेंस। अब एक लाइबिलिटी अकाउंट है, लाइबिलिटी अकाउंट का बैलेंस होता है क्रेडिट। अब कह रहा है अगर उसके हम डेबिट में कुछ लिखेंगे तो इससे क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट में अगर कुछ लिखेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंट्री होगी। लाइबिलिटी अकाउंट का बैलेंस होता है क्रेडिट, और अगर डेबिट में कुछ लिखेंगे तो वो डिक्रीज हो जाएगा, बैलेंस कम हो जाएगा। 130 क्वेश्चन, कैश बुक से ही एक क्वेश्चन आया है। कॉन्ट्रा एंट्री इन द कैश बुक वुड इंक्लूड। कॉन्ट्रा एंट्री किस लिए होती है? जब हम बैंक में कैश जमा कराते हैं या बैंक से कैश निकलवाते हैं, तो दोनों ही सिचुएशन में कॉन्ट्रा एंट्री होती है। और वहाँ पे लिखा भी जाता है कॉन्ट्रा एंट्री, इनकी कैश और बैंक दोनों में ही जब एंट्री हो तो वो कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। तो यहाँ 4 ऑप्शन थे। फर्स्ट ऑप्शन है टोटलिंग अप द बैंक एंड कैश कॉलम एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हर महीने के एंड पे जब बैंक और कैश कॉलम का टोटल करते हैं तो वहाँ उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। नहीं,
सेकंड ऑप्शन आ जाएगा विड्रॉइंग कैश फ्रॉम द बैंक अकाउंट से कैश जब निकलवाते हैं तो वहाँ पे काउंटर एंट्री होगी। थर्ड ऑप्शन था ट्रांसफरिंग कैश इनटू द पेटी कैश बुक में जब कैश का बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे तो वहाँ काउंटर एंट्री नहीं। ट्रांसफरिंग द डिस्काउंट टू द अकाउंट्स इन द जनरल लेजर में जब डिस्काउंट अकाउंट के बैलेंस को लेकर जाएंगे तो वो हमारी काउंटर एंट्री वो भी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आगे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए इसका थोड़ा सा डिटेल में सारे टॉपिक लिखे हैं इसके। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर इन वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जब भी ये मजदूरी और वेतन जो निर्धारित किए जाते हैं ना, तो उसको प्रभावित करने वाले बहुत से घटक होते हैं, ठीक है, उसको इफेक्ट करने वाले बहुत से फैक्टर होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है। एक्सटर्नल फैक्टर कौन सा नहीं है? एबिलिटी टू पे, क्योंकि ये हर फर्म की एबिलिटी जो अलग अलग होती है, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर नहीं होता। एक्सटर्नल फैक्टर वो होते हैं जो सभी फर्मों को एक साथ इफेक्ट करे, और इंटरनल फैक्टर जो हर फर्म को अलग अलग ढंग से इफेक्ट करते हैं। तो बाकी सारे एक्सटर्नल हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सटर्नल है, लेबर मार्केट कंडीशन एक्सटर्नल है, क्योंकि मार्केट की कंडीशन जैसी होगी वो सभी फर्मों के लेबर को इफेक्ट करेगा, किसी एक फर्म को नहीं। और लेबर के जो लेजिस्लेशंस हैं, जो कानून है, वो भी सभी को ही इफेक्ट करेंगे, किसी एक को नहीं। कॉस्ट ऑफ लिविंग था, वो भी सभी को इफेक्ट करेंगे, एक को नहीं। सिर्फ एबिलिटी टू पे हर फर्म की अलग अलग होती है, इसीलिए एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है। तो एक बार डिटेल में देखते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर कौन से हैं और एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर कौन से हैं। देखिए एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर की डिमांड सप्लाई जितनी है मार्केट में, वो एक्सटर्नल फैक्टर है, वो सभी के ऊपर इफेक्ट डालता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग, इकोनॉमिक कंडीशन प्रिवेलिंग, यानी कि करंट वेज लेवल कितना है, सोसाइटी, गवर्नमेंट कंट्रोल, लेबर यूनियंस, लेजिस्लेशंस, ग्लोबलाइजेशन, क्रॉस सेक्टर मोबिलिटी एंड कंपनसेशन सर्वे। ठीक है, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो सभी के ऊपर इफेक्ट डाल देते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। अब जिसके ऊपर टिक किया गया वो हमारे क्वेश्चन के ऑप्शन में था, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी था, इकोनॉमिक कंडीशंस यानी कि लेबर यूनियन कंडीशंस थी, और लेजिस्लेशन, लेबर के लेजिस्लेशन, ये तीनों ऑप्शन थे। इंटरनल का एक ऑप्शन वहाँ पे दिया गया था, एबिलिटी टू पे, जिसके ऊपर हमें टिक करना था। इंटरनल फैक्टर में कौन कौन से आ जाएंगे? फर्स्ट है कंपनसेशन पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन की कंपनसेशन पॉलिसी अलग अलग होती है, यानी कि अगर जो हमारे वर्कर्स हैं काम करते हुए अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो ये वाली जो कंपनसेशन पॉलिसी है वो हर फर्म की अलग अलग होती है। दूसरा है एम्प्लॉयर्स अफोर्डेबिलिटी, वर्थ ऑफ ए जॉब, एम्प्लॉयज़ वर्थ, द ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी टू पे, जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन, या एम्प्लॉय रिलेटेड फैक्टर्स। ये सारे इंटरनली होते हैं जो कि हर फर्म के लिए अलग अलग होते हैं। अब लगातार दो क्वेश्चन जो है वो एरर वाले चैप्टर से आए हैं। एन एरर वेयर इन एन इनवॉइस फ्रॉम ए सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, बिजली के संयंत्र खरीदे हैं और उसका कहाँ डेबिट कर दिया? देखो करना क्या था, एसेट अकाउंट डेबिट करना था, और कर किसको दिया? इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट को कर दिया, यानी कि कैपिटल नेचर का आइटम रिवेन्यू में डाल दिया। ये क्या हो जाएगा? एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अच्छा, हम सभी एरर्स को एक बार देख लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी एरर में से ही आया है। सबसे पहले एरर ऑफ प्रिंसिपल कौन सा हो गया? वी रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री ऑफ द ट्रांजेक्शन्स एज पर द अकाउंटिंग कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स। करें कि हम जब भी ट्रांजेक्शन जो भी हम करते हैं, जर्नल एंट्री में जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, वो सारी जो भी अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं, अवधारणाएँ हैं, सिद्धांत हैं, उसके बेस पे की जाती है। द एरर रिजल्टिंग ड्यू टू द वायोलेशन ऑफ दीज, यानी कि जब किसी अवधारणा को, सिद्धांत को ना माना जाए और फिर वहाँ पे जो गलती होगी वो गलतियाँ ही प्रिंसिपल की गलतियाँ कहलाएंगी। जैसे अभी ये जो किया, एसेट को डेबिट करने की बजाय अपने मशीनी इलेक्ट्रिसिटी को डेबिट कर दिया, तो ये प्रिंसिपल की होगी। ए रॉन्ग क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर और इनकम बिटवीन द कैपिटल एंड रिवेन्यू। ठीक है, कैपिटल को रिवेन्यू मान लिया, रिवेन्यू को कैपिटल मान लिया। यहाँ पे जो एरर होंगी, गलतियाँ होंगी, वो क्या हो जाएंगी? एरर ऑफ प्रिंसिपल्स हो जाएंगी। दूसरा क्या है? कंपनसेटिंग एरर, यानी क्षतिपूरक अशुद्धियाँ। एक गलती दूसरे की कमी को ढक लेती है। एक को 2000 से ज़्यादा डेबिट कर दिया, दूसरे को 2000 से ज़्यादा क्रेडिट कर दिया। ठीक है, डेबिट क्रेडिट दोनों इक्वल हो गए, जीरो हो गया। तो व्हेन द नेट इफेक्ट ऑफ 2 और मोर एरर्स इज नील, these are compensating errors, these do not affect the trial balance। थर्ड नंबर पे है एरर ऑफ कमीशन। ये क्या होती है? देखिए, एरर्स ड्यू टू द रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स टू द लेजर,
wrong totaling of the account, wrong balancing of the accounts, wrong casting of day books, or wrong recording of the amount in journal or the day book are error of commission. ठीक है, यानी कि गलती किए जा रहे हैं, कभी टोटल गलत कर दिया, कभी बैलेंस गलत कर दिया, कभी गलत साइड में एंट्री कर दी, गलत अकाउंट में एंट्री कर दी, ठीक है। कमिट करते टाइम ही जो गलतियाँ हो जाए वो एरर ऑफ कमीशन आ जाएंगी। एरर ऑफ ओमिशन भूल गए करना। एरर ऑफ ओमिशन यूजुअली occurs at the time of recording a transaction in the journal or subsidiary books or at the time of posting to the ledger, यानी कि लेजर में पोस्टिंग करते टाइम या सब्सिडरी बुक में लिखते टाइम या जर्नल एंट्री करते टाइम अगर कुछ भी लिखना भूल जाए तो वो क्या एरर ऑफ ओमिशन हो जाएगा। दो तरह की होती है, कंप्लीट ओमिशन एंड पार्शियल ओमिशन। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। व्हेन द अकाउंटेंट कंप्लीटली ओमिट्स to record a transaction, it is the error of complete omission. And on the other hand, suppose he records the transaction in the subsidiary books but forget to post it in the ledger, that is the error of partial omission. subsidiary books में लिख दिया, ledger में लिखना भूल गया, तो ये partial omission में आ जाएगा हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेल ऑफ ₹25,000 टू ए वॉज एंटर्ड एज ए सेल टू बी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये कमिट की गलती है, एरर ऑफ कमीशन की गलती अभी हमने पढ़ा था। गलत साइड में एंट्री कर दे, गलत अकाउंट में एंट्री कर दे या अकाउंट का गलत बैलेंस निकाल दे तो ये कमीशन की गलती हो जाएंगी। आज का लास्ट क्वेश्चन नहीं, एक और है इसके बाद, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स स्टैंड्स ट्रू, कौन से ऐसे रूल है जो सही है, इनमें से 4 दिए गए हैं। जब अभी हम वर्किंग कैपिटल का शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाते हैं तो कौन से हैं जो हमारे सही हैं। अब देखिए, वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट का जो है वो सेम रिलेशन होता है, यानी कि करंट एसेट बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगी, करंट एसेट घटेगी तो वर्किंग कैपिटल भी घटेगी। ठीक है, करंट एसेट इंक्रीज देन वर्किंग कैपिटल ऑल्सो इंक्रीज, इफ करंट एसेट डिक्रीज देन वर्किंग कैपिटल ऑल्सो डिक्रीज। और वर्किंग कैपिटल और करंट लायबिलिटी का रिवर्स रिलेशन होता है, यानी कि अगर करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल घटेगी, करंट लायबिलिटी घटेगी तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी। अब यहाँ से हमें छाटना कि कौन सा ठीक है, इंक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अब देखिए दोनों ही चीज़ें क्या कर रही हैं, बढ़ रही हैं। करंट एसेट और वर्किंग कैपिटल का जो है वो ये इन्वर्स रिलेशन होता है हमारा, अगर ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है। सेकंड में कह रहा है अगर करंट एसेट इंक्रीज हो रही है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही है, ये हमारा गलत हो जाएगा। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज वर्किंग कैपिटल, करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल में जो है वो रिवर्स रिलेशन होता है, ये अगर बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ये हमारी ट्रू हो जाएगी। और इंक्रीज वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज वर्किंग कैपिटल, ये दोनों सेम रिलेशन से आ रही है तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट कौन कौन सा है, सी एंड ए एंड सी पे हम टिक कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिक्स्ड कंपोनेंट इन कंपनसेशन पैकेज में कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो फिक्स होता है। देखिए बेसिक सैलरी ही फिक्स होती है, बाकी सारे अप डाउन चलते रहते हैं, तो बेसिक सैलरी पे हम टिक कर देंगे। तो आज की दी ये वीडियो जिसमें हमने करे 15 क्वेश्चन। अब बचे हुए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, लेकिन अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।